Very good morning, students. Once again, with the clone test, test number 5, ये TGD क्लोन हमारा टेस्ट 5 है। टेस्ट 4 में काफ़ी लोगों ने अच्छा परफॉर्म किया था और उसका रिव्यू ले लीजिए आप लोग। उसके रिव्यू में ये है कि अगर आप 85 प्लस गए हैं तो मुझे लगता है कि यू आर वेरी सिक्योर। अगर आप 100 प्लस गए हैं तो देन कोई बात ही नहीं है। और 105 जो गए हैं वो भी अच्छे हैं। 110 वाले भी रेयर केस में गए होंगे। 110 को ऊपर गए हैं तो आपको कुछ और कंसल्ट करने की ज़रूरत है। तो ऐसा होता नहीं है। दरअसल क्या होता है, मैं बता दूं कि आपका 110 107 क्यों जा रहा है। उसका कारण ये है कि आप एग्ज़ाम हॉल में नहीं हैं। जब आप एग्ज़ाम हॉल में होते हैं तब आपके पास एक साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है एग्ज़ाम का, तो वहाँ पर आप छोटी बात में कन्फ्यूज हो जाते हैं। और एग्ज़ाम जो होता है, एग्ज़ाम इज़ द गेम ऑफ कन्फ्यूज़न। आप कन्फ्यूज हो गए, गेम आप बाहर। तो क्योंकि अभी आप कंफ्यूज नहीं हो, आपको पता है कि 2 मिनट बाद आंसर मिलने वाला है इसका, या उसी समय मिल गया है, या ज़्यादातर चीज़ें वाइल एक्सप्लेनिंग मैं उसको एनसर्कल कर दे रहा हूँ, तब आपको एक असेसमेंट या प्रीमोनिशन टाइप का मिल जा रहा है कि ये यही हो सकता है। तो एग्ज़ाम हॉल में इस तरीके का नहीं रहेगा। तो अगर आपका 105 जा रहा है तो आप उसको 80-85 ही मानिए, क्योंकि आप एग्ज़ाम हॉल में नहीं है। समझ रहे हैं कि नहीं? अगर आपको 125 में 125 जा रहा है तो फिर आयोग को मुझे लगता है कि आपको बुलाना पड़ेगा। तो कुछ चीज़ों में बड़ा कन्फ्यूजन रहता है और अलग अलग किताबों में अलग अलग दिया है। तो जैसे मैंने जब जान गालजोर्दी पे किताब लिखी तो उसमें एक आध डेट में शेयर, एक डेट मैंने लिखा है कि उसको नाइटहुड की उपाधि, इसको कन्फ्यूजन अपना क्लियर कर लीजिए। जो मुझे लगता है, आई मे बी इनकरेक्ट, बट मैंने जो रिसर्च किया मैं जानता हूँ, मैंने लिखा है कि उसको नाइटहुड की उपाधि रिफ्यूज करता है 1918 में। देखो, वो उपाधि उसको मिली थी 1917 की, रिफ्यूज किया था उन्होंने। एक मिनट, समवन इज अर्जेंट, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। तो ये बता रहा था कि वो जो नाइटहुड की उपाधि थी, नाइटहुड की उपाधि जो है उसको मिलती 1917 के लिए है जान गालजवर्दी को, और रिफ्यूज़ किया है उन्होंने। 17 में रिफ्यूज़ नहीं किए थे, वो रिफ्यूज़ल क्योंकि जनवरी के आसपास हो जाता है, तो रिफ्यूज़ किया तो उन्होंने 1918 में। ये मेरा अपना रिसर्च है। अब अलग अलग किताबों में अलग अलग दिया है, वो आप अपना जानिए। दूसरी बात ये कि जैसे कल आपको लोग छोटी छोटी चीज़ें आप कंसल्ट कर लिया करिए। आप जैसे मेरे कई मुझे 3-4 ईमेल मिले हैं कि जो जॉय नाम है, जो जॉय है सर वो लड़की है कि लड़का है। अरे यार, जॉय जो फीमेल, तो ये जितना देर आप टाइप करने में लगाते हो तुरंत पूछ लो, उतनी देर आप खुद सर्च कर सकते थे। और चीज़ें अवेलेबल हैं, इंटरनेट का ज़माना है, तो यू कैन सर्च समथिंग ऑन योर ओन। तो ये मेरा है, हालांकि अलग किताबों में 1917 दिया है, मैंने 1918 लिखा है। अब आयोग क्या मानता है इस पर निर्भर करता है। आयोग ने क्या कहते हैं, सॉलिटरी रीपर को लिरिक माना था, और जबकि टेक्निकली उसका जो टेक्निकली पैटर्न है, अगर पूरा आप ध्यान से पढ़ें, पूरी पोइम एनालिसिस, वो बैलेड है, और बैलेड इज़ अ काइंड ऑफ लिरिक। तो आप उसमें ये कह सकते हैं, लेकिन अब आयोग ने लिरिक माना तो लिरिक, आयोग को दोनों मानना चाहिए। वो ऐसी चीज़ों में अगर आप चैलेंज करें तो आपके पास प्रामाणिक आंसर जो है, मतलब मार्गरेट ड्रेबल की किताब में है, वो सारी चीज़ें आप मिल जाएंगी। मार्गरेट ड्रेबल को कौन चैलेंज कर सकता है? आप एम.एच. अब्रम्स को कोई चैलेंज कर रहा है तो मेंटली रिटायर्ड है फिर ना। आप अगर एम.एच. अब्रम्स में कोई चीज़ बात लिखी है और एम.एच. अब्रम्स को कोई नहीं मान रहा है, तो इसका मतलब उसकी, जैसे अभी हायर ने भी क्या कहते हैं, मतलब जो इंडिमियन पोएम है वो किसको डेडिकेटेड है, वो सभी को पता है कि चैटरटन को है, लेकिन उन्होंने लेहंट को मान लिया और वही फाइनल आंसर भी दे दिया। तो अब क्या कर सकते हैं उनको? अब वो आयोग की अपनी मनमानी है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ, बट अगर आपका स्कोर टेस्ट क्लोन नंबर में 125 में अगर आप ऑनेस्टली अगर 85 प्लस गए हैं तो आप बहुत अच्छी स्थिति में, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। और दूसरी ये बात कि आप एग्जाम हॉल में नहीं हो, इसलिए आपका 85 जा रहा है, उसका साइकोलॉजिकल रीजन समझ लीजिए। जब आप एग्जाम हॉल में होते हैं तो आपके पास बहुत प्रकार के साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है, फैमिली प्रेशर होता है, सोशल प्रेशर होता है, एक्सटर्नल इंटरनल हर प्रकार के प्रेशर होते हैं। हाँ, और होडोफोबिक प्रेशर रहता है कि आपका सेंटर दूर चला गया, तमाम चीज़ें, आपका ये खो गया, वो खो गया। तो इस प्रकार की चीज़ें भी आपको इफेक्ट करती हैं। तो आप इन सारी चीज़ों को बाकायदे समझिए। और दूसरी बात ये बता ही दिया नाइटहुड वाला मामला। और ये जैसे कल मैं बता रहा था, तो राइम रॉयल का जो राइम स्कीम बताया था, शायद मैंने उसमें कुछ मिस्टेक किया था, तो किसी सज्जन ने लिखा था, तो मैं आपको तीनों एक बार फिर बता दे रहा हूँ। इसको शुरू करने से पहले, ये क्लोन नंबर 5 है, मतलब आई हैव नॉट कॉपीड, आई हैव मेड दिस पेपर ऑन माई ओन। और मैंने कोशिश करी है कि सरल बनाऊँ, और मेरे पेपर में सरल, इजी, मतलब इजी, मॉडरेट, टफ, तीनों लेवल के सवाल रहेंगे। और अगर आप यहाँ से 90 कर रहे हैं तो आप बहुत अच्छी स्थिति में हैं। आप 80 कर रहे हैं, देन टू यू रेस्ट अस्योर्ड कि आप ठीक स्थिति में हैं। 75 भी कर रहे हैं तो आप अच्छी स्थिति में हैं। लेकिन उसके नीचे जा रहे हैं तो आपको विचार करने की ज़रूरत है, आपको और वर्क करने की ज़रूरत है। इस बीच जितने प्रैक्टिस सेट हों,
और इस बीच पढ़ा नहीं जा सकता। एग्जाम के 5 दिन पहले पढ़ा नहीं जाता है, एग्जाम के 5-7 दिन पहले सिर्फ रिवाइज किया जाता है। वैसे रिवाइज तो 10 दिन पहले से किया जाता है, सिर्फ रिवाइज करना होता है। आपको नई चीज़ें अगर उस बीच मिल रही तो सीख लो भले, लेकिन नया कुछ सीखने की कोशिश ही मत करो, पहली बात तो ये। और ये TGT क्लोन जो टेस्ट 5 है, इसमें अपना स्कोर आप शेयर करिएगा, साझा करिएगा। और आप अपना स्कोर शेयर करते हैं, अगर मैं लाइक ही कर देता हूँ या स्माइली दे देता हूँ तो समझ लो आप ठीक स्थिति में, किसी को ज़रूरत है रेक्टिफिकेशन की तो मैं कर सकता हूँ। अलग अलग कुछ क्वेश्चन के बारे में ही किताबों में, जैसे आप एडवर्ड एल्बर्ट की बात करेंगे, आप जो अल्बर्ट की किताब करते हैं उसके 5th एडिशन में जो है एडवर्ड एल्बर्ट में, उसमें ये लिखा है कि नाइटहुड उन्होंने 1919 में डिनाई किया था। अब एडवर्ड एल्बर्ट जैसा इतना बड़ा राइटर ऐसा लिख सकता है, और लॉन्ग ने भी कुछ अंट संट लिख दिया है डेट में, तो अब क्या किया जा सकता है। हडसन ने कुछ लिखा ही नहीं है। हाँ, गालजोर्दी के बारे में कुछ विशेष है नहीं उनका, और नहीं तो मैं उसका भी प्रमाण देता। खैर, जो उपलब्ध है उसके अकॉर्डिंग मैंने बताया है आपको। अब इट इज़ एट योर डिस्क्रिप्शन, ये आपके विवेक पे है कि आपको यू हैव टू गो विद होम। और कुछ चीज़ें गलत हैं तो उसको गलत होनी चाहिए, और कुछ चीज़ें सही हैं तो सही होनी चाहिए। और राइम रॉयल का एक जो मैंने वो दिया था, कल कन्फ्यूजन अगर था तो एक बार फिर से क्लियर कर लीजिए। राइम रॉयल या चौसेरियन स्टैंजा जो होता है, राइम रॉयल या चौसेरियन स्टैंजा जो होता है, उसका राइम स्कीम देख लीजिए क्या है। ABBCC, शायद कल मैंने कुछ मिस्टेक किया था तो ये इसको रट लीजिए, ABBCC, ये 7 लाइन का होता है। और ओटावा रीमा जो होता है, जिसको ओटावा राइमा आप पढ़ते हैं, तो उसमें क्या है, AB है, केवल सब कुछ सेम है, इसमें केवल एक ए बढ़ जाएगा। मतलब राइम रॉयल के बीच में यही समझाना चाह रहा था, इसी वजह से मिस्टेक हुआ था। ये राइम रॉयल है, अगर ओटावा रीमा में AB फिर AB लिख देंगे तब ओटावा रीमा हो जाएगा। रटने का तरीका क्या है, राइम रॉयल है, राइम रॉयल के बीच में मतलब AB के बाद एक ए और घुसोड़ दोगे, मतलब एक और ए इंसर्ट कर दोगे तो ओटावा रीमा हो जाएगा। तो ओटावा रीमा 8 लाइन का हो गया। और तीसरा जो है, मतलब इसी में अगर आप ABCC कर देंगे तो ओटावा रीमा हो जाएगा। और स्पेंसेरियन स्टेंजा जो होता है, ये रट लेना, ये तीनों में कोई ना कोई आ सकता है, हीरोइक कपलेट, ब्लैंक वर्ड्स, ओटावा रीमा, टर्जर रीमा, हाँ, इन सब चीज़ों में। स्पेंसेरियन स्टेंजा में 9 लाइन होते हैं, तो उसका क्या होता है, BC एक सी बढ़ जाएगा, ये स्पेंसेरियन स्टेंजा का होता है। तो ये तीनों का आप क्लियर कर लीजिएगा, अब मत पूछिएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, और लेवल ऑफ क्वेश्चन ईजी टू मॉडरेट टू टफ लेवल है। तो ये क्लोन नंबर 5 आपको दिख रहा है। क्लोन का मतलब एकदम डिट्टो, लगभग संभावनाएं हैं कि ऐसे आ जाएगा। अब जरूरी थोड़ी है कि 2016 वाला सरल था तो इस बार भी सरल आएगा, या 2010 का पेपर सरल था तो इस बार भी आएगा। हर बार थोड़ा थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ भी सकता है ना, तो थोड़ा उसको भी आप ध्यान दीजिए। अब हम चलते हैं, क्या कहते हैं, अपने उस सवाल पे चलते हैं। पहले सवाल से शुरू करते हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव इज सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द 4 अल्टरनेटिव्स प्रोवाइडेड। जो आपको विकल्प दिए गए हैं उसमें सबसे अप्रोप्रिएट आपको चुनना है। क्या चुनना है, अब आप बताइए। इफ़ अ यूनिवर्सल लैंग्वेज रियली एग्जिस्टेड, पीपल लाइक टूरिस्ट एंड बिजनेसमैन वुड फाइंड इट ईजियर ... विद फॉरेनर्स ट्रांजैक्ट विद, डील विद, एक्सचेंज विद। भाई लैंग्वेज की बात होगी तो लैंग्वेज को कम्युनिकेट किया जाता है, तो आपका आंसर ये सही हो गया, कम्युनिकेट्स होगा, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। ऑन अकाउंट ऑफ हिज ह्यूमिलिएटिंग डिफीट इन रिसेंट इलेक्शन, he appeared usually when I called him on the other day। तो appeared कैसा, अप्रेस्ड हुआ, रिप्रेस्ड हुआ, सप्रेस्ड हुआ, थोड़ा था वो कैसे डिप्रेस्ड हुआ, तो अब आपको पता हो वो कैसे होगा, वो डिप्रेस्ड होगा, निराश होगा। ऑप्रेस्ड मतलब जिस पे अत्याचार किया गया। यू नीड क्या है, यू नीड गुड शूज फॉर वॉकिंग इन द हिल्स, यू नीड सेटिस्फैक्ट्री शूज, यू नीड कंफर्टेबल शूज, यू नीड स्टडी शूज। तो आपको पता है कि यू नीड कंफर्टेबल शूज, ठीक है, ये सही हो जाएगा। अमंग द 2 ब्रदर्स, समीर बीइंग वर्दियर ऑफन डोमिनेट्स द यंगर दीपक, एक्लिप्सेस, सबड्यूज या ओवरशैडोज। तो यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो होगा, अमंग द 2 ब्रदर्स, समीर बीइंग वर्दियर, समीर ज़्यादा काबिल होने की वजह, ऑफन ओवरशैडोज मतलब उसको बिलिटिल कर देता है, उसको उसकी काबिलियत को। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आंसर इज ओवरशैडो, ठीक है। इट वॉज डिफ़िकल्ट टू सी थ्रू द हेडलाइट्स, यहाँ पर डैश होना चाहिए। इट वॉज डिफ़िकल्ट टू सी थ्रू
द हेडलाइट्स, और बीच में ये होना चाहिए, गैप होना चाहिए स्पेस लाइट्स के बाद, वो नहीं है तो स्पेस भरना है। शाइन ऑफ द कार्स, ग्लेयर ऑफ द कार, डेजल ऑफ द कार, ब्रिलियंस ऑफ द कार होना चाहिए, बिलियंस नहीं, ब्रिलियंस ऑफ द कार। जहाँ पर टाइपोज है मैं रेक्टिफाई कर दूंगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ब्रिलियंस ऑफ द कार हो जाएगा, ये ब्रिलियंस है तो यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर डेजल ऑफ द कार हो जाएगा। हाँ, ये ब्रिलियंस की स्पेलिंग आप लोग सुधार लीजिए, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स विद मोस्ट अप्रोप्रिएट, तो ये सबसे अप्रोप्रिएट आपको भरना है। क्या भरना है, आर बॉडी इज वंडरस मैकेनिज्म एंड व्हेन, आर बॉडी इज वंडरस मैकेनिज्म एंड व्हेन एक्सपोज टू अनयूजुअल स्ट्रेस, या व्हेन पुट टू, व्हेन रेंडर्ड, व्हेन सब्जेक्टेड। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, व्हेन सब्जेक्टेड टू हो जाएगा, ठीक है, व्हेन सब्जेक्टेड टू हो जाएगा। हाँ, अनयूजुअल स्ट्रेस ओवर, ओवर के बाद क्या हो जाएगा, ओवर ड्यूरेशन, पीरियड, इंटरवल, लैप्स, तो ओवर अ पीरियड हो जाएगा, वो यहाँ पर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इट अडेप्ट्स इटसेल्फ टू डील मोर इफेक्टिवली विद द स्ट्रेस। सो उसके बाद क्या है, 8 में सो क्या ऑप्शन है, वाइल, एज, सिंस, व्हेन। सो वाइल यू एक्सर्ट योर मसल्स, या व्हेन यू एक्सर्ट योर मसल, या एज यू एक्सर्ट योर मसल, या सिंस। तो यहाँ पर हो जाएगा उसके अकॉर्डिंग व्हेन, तो यहाँ पर व्हेन हो जाएगा 8वां। उसके बाद मसल्स, फिर यहाँ पर एक कुछ और भरा जाएगा, देखें क्या है, 9वां में अंगेंस्ट है, टूवर्ड्स है, अपान है, फार है। तो मसल्स अंगेंस्ट, रेजिस्टेंस अंगेंस्ट होता है तो यहाँ पर अगेंस्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर अंगेंस्ट भरा जाएगा। दे आर फोर्स टू अडेप्ट एंड डील विद दिस एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्कलोड, ये वर्कलोड अलग अलग रहेगा। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ वेट ट्रेनिंग। स्ट्रेंथ्स ऑफ मसल फाइबर्स बिकम थिकर एंड स्ट्रॉन्गर इन रिस्पॉन्स टू द डिमांड प्लेस्ड। और प्लेस्ड के बाद क्या होगा, ऑन, अपान, ऐसा कुछ होगा। ऑन है, ओवर है, फार है, टू है, तो यहाँ पर उसके बाद प्लेस्ड ऑन हो जाएगा, ठीक है। ये आपके आंसर रहे। नेक्स्ट देखते हैं, अरेंज द सेंटेंस प्रॉपरली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपको प्रॉपरली सेंटेंस को अरेंज करना है। ही सेड दैट दोज हु, उसने कहा कि वो लोग जो अब इसमें आपको सबसे पहले क्या करना है, दोज हु, पी की आर एस आपको करना है, मतलब जम्बल्ड करना है। वुड मिस अ वेरी इंटरेस्टिंग गेम टू बी प्लेड बिटवीन टू फेमस टीम्स, और वुड नॉट अकम्पनी। इसके अकॉर्डिंग में आपके पास ऑप्शन है क्यू आर पी एस। अब आपको दिख ही नहीं रहा है तो अब इसको देख लेते हैं, तो हम बता दे रहे हैं, इसे देख लीजिएगा क्या होगा। ही सेड दैट, एक बार ऑप्शन आप देख लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट लेके देख लीजिए, फिर ये देख लीजिए। तो इसमें क्या देखना है आपको, सबसे पहले क्या रहेगा, पहले ये देख लो। ही सेड दैट दोज हु वुड नॉट अकम्पनी, एस हो गया, फिर पी हो गया, वुड मिस अ वेरी इंटरेस्टिंग गेम, उसके बाद क्यू, टू बी प्लेड बिटवीन टू फेमस टीम्स। तो ये उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा एस पी क्यू आर। ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो जाएगा एस, सबसे पहले पी क्यू आर, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये वाला सही है, दिख रहा है इसमें चारों। तो बाय द हार्ड हिटिंग साइक्लोन एंड ब्रिजेज ब्रोकन लीविंग द पॉपुलेशन मरून्ड, फिजी आइलैंड प्रेजेंटेड द घास्टली सीन ऑफ एन अर्थली पैराडाइज ओवररन बाय मराडर्स आफ्टर द टॉप्स ऑफ सेवरल हाउसेज वर ब्लोन ऑफ। इसको सब सीक्वेंस में करना है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले इसमें आर करना है। क्या है, देखो आर कहीं पर है, तो ये मैं बता रहा हूँ, आप जरूर थोड़ी है कि आप यही करना है, आप अपना देख लेते। तो अब सबसे पहले क्या है, फिजी आइलैंड प्रेजेंटेड, तो अब उसकी आर पकड़ लिए, तो आर केवल एक में ही है, तो आर के बाद क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। आफ्टर द टॉप्स ऑफ सेवरल हाउसेज वर ब्लोन ऑफ, फिर बाय द हार्ड हिटिंग साइक्लोन, हाँ ये हो जाएगा, सॉरी एस हो जाएगा, आर है, फिर एस है, फिर क्यू हो जाएगा, एंड ब्रिजेज ब्रोकन लीविंग द पॉपुलेशन मरून्ड, उसके बाद लास्ट में पी हो जाएगा, बाय द हार्ड हिटिंग साइक्लोन। तो दिस वन इज़ द करेक्ट वन। सबसे पहले आर हो जाएगा, आर एस क्यू पी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, चर्चिल ऑब्जर्व, चर्चिल ने देखा, द इम्प्रेसिव एंड इंस्पायरिंग स्पेक्टेकल डिस्प्ले द विगर एंड एफिशिएंसी ऑफ द सिविल डिफेंस फोर्सेज ऑफ लंडन ही हैड विटनेस इन हाइड पार्क। अब इसके पास ऑप्शन आपके पास क्या क्या है देख लीजिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, चर्चिल ऑब्जर्व दैट, चर्चिल ने ऑब्जर्व किया कि, क्या किया ऑब्जर्व कि, दैट चर्चिल ऑब्जर्व दैट
that the that the impressive and inspiring spectacle, this one is that the impressive and inspiring spectacle he had witnessed in Hyde Park that morning displayed vigor and efficiency of the civil defense forces. तो उसके अकॉर्डिंग PSQR हो जा रहा है, PSQR हो जा रहा है फिर, तो ये हमारा सही हो जाएगा, PSQR हो जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, फिल द अप्रोप्रिएट वर्ड्स इन द इनकम्प्लीट और ब्लैंक। चैरिटी बिगिंस एट, आपको पता है कि मतलब चैरिटी कहाँ पर शुरू होती है, ऑर्फनेज में शुरू होती है, शेल्टर होम में शुरू होती है, पुअर्स, ये पुअर होगा, पुअर्स तो हो ही नहीं सकता, द होम होगा, चैरिटी बिगिंस एट होम होगा, ये हमारा करेक्ट आंसर, कहावत है उसको पूरे। इट इज़ नेवर टू लेट टू मेंड होता है, लेकिन मेंड ऑप्शन में ही नहीं है। इट इज़ नेवर टू लेट टू अर्न, लर्न, वेस्ट, स्पेंड, इट इज़ नेवर टू लेट टू लर्न, सीखने के लिए कभी कोई उम्र छोटी नहीं होती, ये भी हो गया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज ट्रेजेडी ऑफ मोरल फ्रस्ट्रेशन, क्या बात है, ट्रेजेडी ऑफ रिफ्लेक्शन भी उसी को कहा जाता है जो है, तो ठीक है आप बताइए, ट्रेजेडी ऑफ मोरल फ्रस्ट्रेशन किसको कहते हैं, मैकबेथ को, हैमलेट को, किंग लियर को और ओथेलो को। तो ट्रेजेडी ऑफ मोरल फ्रस्ट्रेशन की बात करेंगे तो इट इज़ हैमलेट, एंड इट इज़ आल्सो कॉल्ड ट्रेजेडी ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, तो इसी को ट्रेजेडी ऑफ रिफ्लेक्शन भी कहा जाता है। एट द टाइम ऑफ विलियम शेक्सपियर व्हाट वाज द अप्रॉक्सीमेट इनकम ऑफ शेक्सपियर इन अ ईयर, तो अप्रॉक्सीमेट इनकम की बात करेंगे, उनकी एक साल में लगभग $200 थी, तो $200 सोचो कितना होता है, बहुत उस ज़माने में तो बहुत होता है। $1 बराबर आज की डेट में मान लीजिए 75 रुपये होते हैं, ठीक है, और $100 बराबर 75,000 हो जाते फिर। मेरी गणित कमज़ोर है, अपना देख लीजिएगा। इन विच ईयर ग्लोब थिएटर वॉज गटेड डाउन, ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ हेनरी VIII इट वॉज गटेड डाउन, इसमें आग लग गई थी और ये ग्लोब थिएटर पूरी तरीके से जल के खाक हो गया था। तो इट वॉज 1611, 1612, 1614, इट वॉज 1613, ठीक है। और ये रीबिल्ड कब हुआ था, 1 साल तुरंत बाद, और ये पहली बार कब बना था ये लिख के बताइएगा आप, क्या बात है, ठीक है। मोस्ट फ्रेंडशिप इज़ फेनिंग, कोई ज़्यादा दोस्ती दिखा रहा है तो समझ लो मामला कुछ गड़बड़ है। हाँ, ये शराफतें नहीं बेवजह उन्हें आपसे कोई काम है, ये मतलबों का है शहर यूँ ही नहीं दुआ सलाम है, तो ठीक है, वही बातें कहा है इन्होंने। मोस्ट फ्रेंडशिप इज़ फेनिंग, मोस्ट लविंग मियर फॉली, फ्रॉम विच प्ले द लाइन हैज़ बिन टेकन, हैमलेट ऑल स्वेल दैट इन स्वेल एज यू लाइक इट, ट्वेल्थ नाइट, तो दिस इज़ अ लाइन इन एज यू लाइक इट बाई एमियंस, ये एमियंस की लाइन है, कहाँ पर है, एज यू लाइक इट की है, एक्ट 2 सीन 7 में है, ठीक है, ये इतना जानकारी था। द लाइन मेन आर अप्रैल वेन दे वू डिसम्बर वेन दे वेट, क्या बात है, अपीयर इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस, ये कहाँ की लाइन है, ये रॉसलैंड कहती है भाई, और रॉसलैंड ट्वेल्थ नाइट में तो है नहीं, हाँ, ऑल वेल दैट एंड्स वेल में नहीं, कॉमेडी अफेयर इसमें, जिसको आप रोजालिंड पढ़ते हैं, रॉसलैंड ऑरलैंडो से कहती है, एक्ट 4 सीन 1 में कहती है, ठीक है, एक्ट 4 सीन 1 में कहती है, ये इतना आप ध्यान रख लीजिए। उसके बाद क्या है, ऑल दैट ग्लिटर्स कहाँ है, ऑल दैट लिप्स है, ये तो मैंने सोचा ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड, मर्चेंट ऑफ वेनिस वाला है, तो ये क्या है, ऑल दैट लिप्स मस्ट आई पासिंग थ्रू नेचर टू इटर्निटी, कौन कहता है ये कौन कहता है, देखते हैं हम कौन कहता है भाई, ये तो पूछा ही नहीं है, ये पूछा है कहाँ कहता है, हैमलेट में, ओथेलो में, किंग लियर में, मैकबेथ में, तो ये है ऑल दैट लिप्स मस्ट आई, जो चीज़ें जीवित हैं उनको मरना होता है, पासिंग थ्रू नेचर टू इटर्निटी, इटर्निटी शाश्वतता में जाते हैं एकदम, तो ये बात हैमलेट में कही गई है, को एक्ट 1 में कही गई है, सीन 2 में कहती है, गर्ट्रूड कहती है, किससे कहती है, हैमलेट से कहती है, तो कहती है ऑल दैट लिप्स मस्ट डाई, हाँ, पासिंग थ्रू नेचर टू इटर्निटी, तो वो हैमलेट रिप्लाई करते यस मैडम इट इज़ कॉमन, तो अपनी माँ को मैडम बोल रहा है, देख लीजिए इतनी दूरी बढ़ गई है ना, तो इस तरीके यस मैडम इट इज़ कॉमन, तो यहाँ पर मदर से मैडम पे आ गया है, तो ये यहाँ पर वो कहता है। आगे वाला लाइन भी बता दिया आपको, कोई दिक्कत नहीं। अ यंग मैन मैरिड इज अ मैन दैट इज मार्ड, ऐसा लाइन देखने के बाद तो फ्रांसिस बेकन की याद आ जाती है, आप मैरिज अगर आपने पढ़ा होगा तो, लेकिन क्योंकि यहाँ फ्रांसिस बेकन है का ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास, तो हालांकि इंस्पायर्ड वहीं से हुए होंगे वो।
यंग मैन मैरिड इज ए मैन दैट, पहले एक और भी बेकोनियन थियरी थी। बेकोनियन थियरी ये कहती है कि शेक्सपियर ने जो प्लेस लिखे हैं ना, एक्चुअली वो सारे प्लेस फ्रांसिस बेकन ने लिखी थी, बाद में वो रिजेक्ट कर दिया गो बेकोनियन थियरी। खैर वो विवाद का मुद्दा है, वो आपके एग्जाम में आएगा नहीं। बेकोनियन थियरी ये कहती है कि सारे प्लेस जो शेक्सपियर के वो फ्रांसिस बेकन ने लिखे थे, ऐसा नहीं था। लेकिन फिलहाल अ यंग मैन मैरिड इज अ मैन दैट इज मार्ड, यंग मैन जो है जो शादी कर ले वो बर्बाद हो गया। क्या बात है, अभी तो भाई शादी करने वालों को पता हो, और मैंने किया है भाई, मैं तो बर्बाद नहीं हुआ हूँ। तो ये देखो, व्हेन वी आर इन सोसाइटी वी हैव टू फॉलो द नॉर्म्स ऑफ सोसाइटी। जब हम समाज में रहते हैं तो हमें समाज के नॉर्म्स को फॉलो करना होता है, ठीक है। यंग मैन मैरिड इज अ मैन दैट इज मार्ड, लाइन आकर्स इन कहाँ पर है, टेम्पेस्ट की लाइन, रोमियो एंड जूलियट की लाइन, ऑल्स वेल दैट एंड्स की लाइन, एंटोनियो एंड क्लियोपेट्रा की लाइन। तो इसमें आपको पता है ये कहाँ की लाइन है। एक ब्रैगर्ट रहता है, ये कहाँ पर रहता है, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल में, जिसका नाम रहता है पैरोलिस, ठीक है। पैरोलिस नाम का ब्रैगर्ट जो है वही ये लाइन बोलता है, एक्ट 2 सीन 2 में बोलता है, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल में, जो बर्ट्राम वगैरह है उसमें हीरो। हु क्वाइन द टर्म मेटा नरेटिव, मेटा नरेटिव शब्द किसने कॉइन किया था, मेटा फिक्शन किसने कॉइन किया, लिख के बताइएगा। मेटा नरेटिव शब्द किसने कॉइन किया था, फ्रैंको लायोटार्ड, अरिस्टोटल, इएम फॉस्टर, सैमुअल जॉनसन। तो हमारा ऑप्शन जो है फ्रैंको लायोटार्ड पोस्ट मॉडर्न कंडीशन में है। मेटा नरेटिव का मतलब होता है बियॉन्ड, मेटा नरेटिव को मतलब एक प्रकार का ये पोस्ट मॉडर्निज्म का कॉन्सेप्ट है। बस इतना ही जानना है, और क्या। हाउ शार्पर देन अ सर्पेंट टीथ इट इज़ टू हैव अ थैंकलेस चाइल्ड, लाइन्स फ्रॉम विच प्ले ऑफ विलियम शेक्सपियर। ये शेक्सपियर की किस लाइन कहाँ की है, तो ये भाई ये लाइन आती है कहाँ की, मर्चेंट ऑफ वेनिस की, नन ऑफ द, एंटोनियो क्लियोपेट्रा, किंग लियर। तो दिस इज अ लाइन फ्रॉम किंग लियर, और लियर कहता भी है इन एक्ट 1 सीन 4 में ये लाइन कहता है, ठीक है। शेक्सपियर सीन आर ऑक्यूपाइड ओनली बाई मैन हु एक्ट एंड थिंक। दरअसल ये जो लाइन है ये लाइन किसकी है, तो बेन जॉनसन की है, और डॉक्टर जॉनसन की है, मैथ्यू अर्नोल्ड की है, पीवी शेली की है। शेक्सपियर हैज़ ओनली हीरोज, ही हैज़ नो हीरोइंस, तो रस्किन ने कहा था। अब यहाँ पर क्या है, प्रीफेस टू शेक्सपियर में डॉक्टर जॉनसन ने ये बात कही है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा टेक्निकली दिक्कत है। उसमें उन्होंने ये कहा शेक्सपियर हैज़ नो हीरोज, ये बात डॉक्टर जॉनसन ने भी कही है, शेक्सपियर हैज़ नो हीरोज। उसके बाद उन्होंने लाइन लिखा है हिज सीन्स आर ऑक्यूपाइड ओनली बाई मैन हु एक्ट एंड के बाद थिंक नहीं है, हु एक्ट एंड स्पीक, ऐसा है, एज देयर रीडर थिंग्स। क्या है, हु एक्ट एंड, इसके बाद एक्ट एंड के बाद है, एक्ट एंड के बाद हु एक्ट एंड स्पीक, हु एक्ट एंड स्पीक एज द रीडर थिंग्स, एज द रीडर थिंग्स। ये पूरी लाइन है, इसमें पूरी लाइन नहीं लिखी है। आजकल सवाल ऐसे पूछे जा रहे हैं, बीच में गायब करके पूछ लिया जाता है, तो ये आप जान लीजिए, हु एक्ट एंड स्पीक एज द रीडर थिंग्स। ये प्रेफेस टू शेक्सपियर में विलियम शेक्सपियर के बारे में डॉक्टर जॉनसन ने कहा था, जो 1765 में प्रेफेस टू शेक्सपियर उन्होंने लिखी थी, ठीक है। और बाकी तो बेन जॉनसन बता ही दिया है। इफ़ एनी ऑथर डिजर्व्स द नेम, डिजर्व्स नहीं, पहले बार जो डिजर्व्ड है यहाँ पर जो लेखक ने कहा है, इफ़ एनी ऑथर डिजर्व्ड द नेम ऑफ एन ओरिजिनल इट वाज शेक्सपियर। अगर कोई ऑथर ओरिजिनल का है जाने लायक है तो वो शेक्सपियर है, ऐसा किसने कहा, पोप ने कहा, कीट्स ने कहा, शेली ने कहा, बायरन ने कहा, वैसे सभी ने कहा होगा, लेकिन अब सभी तो कह नहीं सकते, आपको प्रिसाइज होना पड़ेगा। तो ये अलेक्जेंडर पोप ने कहा है, ठीक है। द स्वीटेस्ट शेक्सपियर, दरअसल लाइन द स्वीटेस्ट शेक्सपियर नहीं है, और स्वीटेस्ट शेक्सपियर है, फैंसी चाइल्ड हु सेड। अब ये तो पता चल गया है कहाँ पर कही गई, ये आप मुझे लिख के बताइएगा। ये लाइन मिल्टन ने कहाँ कही है, मिल्टन बता ही दिया तो मिल्टन ही कहे हैं, तो मिल्टन ने कहाँ कही है, जरूर से ज़रूर बताइएगा। ट्विन पोएम में से एक पोएम में कही है, किस में कही है। When we are born, we cry that we are come to this great stage of fools. When we are born, ये लाइन है, कौन कहता है भाई, इतना आसान लाइन है तो मामला तो गड़बड़ हो जाएगा। किंग लियर का है, ये कहाँ किंग लियर का है, टेम्पेस्ट का है, मैकबेथ का है। मैकबेथ में ऐसी कोई लाइन नहीं है, टेम्पेस्ट और इसमें हो सकता था, लेकिन अब आपको प्रिसाइज होना है तो आप किंग लियर कहेंगे। किंग लियर ये बात किंग लियर की है, और लियर ही कहता है, एक्ट 4 सीन 4 में ये बात कहता है, ठीक है। In Shakespeare's plays, we have thought, history, expedition, philosophy, all with the round of the poet who said about the। तो ये किसने कहा है शेक्सपियर के बारे में, विलियम हेजली ने कैरेक्टर्स ऑफ शेक्सपियर लिखा है, उसमें इस तरीके की बात उन्होंने कुछ कही नहीं है। W.R. रॉबर्टसन ने ऐसा कुछ कहा नहीं है, और फुलर ने भी ऐसा कुछ नहीं है। डेविड मेसन ने एक किताब लिखी थी शेक्सपियर पर्सनली, उसमें इस तरीके का हल्का सा जिक्र आया है।
तो ये वहाँ पर उन्होंने ऐसा कहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मर्क्यूसियो किसका फ्रेंड है? मर्क्यूसियो इज़ द कैरेक्टर इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर, रोमियो एंड जूलियट, एंटोनियो क्लियोपेट्रा, सिम्बेलिन, पेरिक्लिस। तो मर्क्यूसियो रोमियो एंड जूलियट का फ्रेंड है, आप जानते हैं रोमियो का फ्रेंड है, जूलियट का नहीं है, तो अब जूलियट का भी हो जाएगा जो उसका। और मर्क्यूसियो जो होता है वो मतलब अक्सर क्या कहते हैं, वो टिबाल्ट जो रहता है, टिबाल्ट को क्या कहता है? कैट लाइक कहता है, प्रिंस ऑफ कैट्स के नाम से उसको कई बार संबोधित करता है, ठीक है। तो इस प्रकार की चीज़ें हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम क्या है हमारे पास। ओके, फाइंड आउट करेक्ट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड्स। ऑस्टियरिटी, स्टर्नेस, सिवियरिटी, लाइवली, ओवल बिल्डिंग विद टीयर्स ऑफ सेट्स, मूव बाय सेक्सुअल लव। तो इसका हमें सिनोनिम देना है, तो आपके पास ऑप्शन है। ऑस्टेरिटी का मतलब आपको पता है एसेटिसिज्म होता है या प्यूरिटनिज्म को कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं, तो स्टर्नेस हो जाएगा, सिवियरिटी हो जाएगी उसके अकॉर्डिंग, ऑप्शन के अकॉर्डिंग। लाइवली का मतलब अपबीट होता है, जो जोशीला होता है, हाँ पैशनेट होते हैं उस तरीके की। अपोजी का मतलब क्या होता है? आई डिफेक्ट दैट प्रेजेंट्स प्रॉपर फोकस और हाईएस्ट पॉइंट, या रबिंग अवे, टेंडिंग टू ग्राइंड डाउन, या फ्रेग्रेंट। तो आपको पता है अपोजी का मतलब क्या होगा। अपोजी और पैरोजी दो चीज़ें होती है, हाँ, तो इट इज़ हाईएस्ट पॉइंट जब होता है तो उसको अपोजी बोलते हैं। पीक, पिनाकल, समिट, जेनिथ। और पैरोजी उसका अपोजिट होता है। फ्रेग्रेंट आपको पता है फ्रेग्रेंस से बना है। रबिंग अवे, टेंडिंग टू ग्राइंड डाउन, ये सारी चीज़ें। एंटागोनिस्टिक का मतलब आपको सिनोनिम देना है। स्लैंग, होस्टाइल, अपोज्ड, अपार्ट, रिजर्व, होस्टाइल फीलिंग और इंटेंट। तो एंटागोनिस्टिक का मतलब क्या होता है? तो एकदम होस्टाइल फीलिंग, और एंटागोनिस्टिक का मतलब क्या होगा? एकदम आप इसमें देखिए थोड़ा सा आपको बहुत ही प्रिसाइज होना पड़ता है। तो अब एंटागोनिस्टिक जो होगा वो क्या हो, तो ये आप थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपको हो सकता है क्योंकि आपको दो जगह होस्टाइल होस्टाइल दिख रहा है। तो एंटागोनिस्टिक का मतलब क्या होगा? होस्टाइल फीलिंग और इंटेंट या होस्टाइल अपोज। अब इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो बी वेरी प्रिसाइज, इट इज़ होस्टाइल आर अपोज्ड, ठीक है। प्रोटैगनिस्ट और एंटागोनिस्ट आप काफ़ी अपार्ट, रिजर्व जो कम बोलता है। स्लैंग मतलब अ पर्टिकुलर लैंग्वेज स्पोकन बाय ए सिलेक्ट फ्यू, जार्गन टाइप का आप कह सकते हैं उसको। एडवेंटिसेस का क्या मतलब होता है? एडवेंटिस दैट हैपन्स बाय चांस। तो पॉजिटिव असर्शन, कन्फर्मेशन, एनलार्ज बता दिया, कंट्रोलिंग इन्फ्लुएंस। तो इसमें क्या है? कैजुअल या एक्सीडेंटल होता है जो, वो एडवेंटिसेस हो जाएगा। इसका हमें सिनोनिम देना था, तो ये हमारा सही हो गया। एजुलेशन का क्या मतलब होता है? कई बार बताया, कल भी बताया था एक बार कि टोन ऑफ द पैसेज इज एजुलेटरी। तो एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ, कंबाइन, यूनाइट इन द बॉडी, फ्लैटरी, एडमरेशन, एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स। तो ये क्या है हमारे पास? एजुलेशन का मतलब क्या होता है? ओवर एडमरेशन ऑफ समथिंग होता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा फ्लैटरी, सिकोफेंसी जिसको बोलते हैं। तो अब उसके बाद क्या होता है हमारे पास क्या है? हमारे पास ऑप्शन जो है, हम फ्लैग्मेटिक के लिए हमारे पास ऑप्शन क्या है? होर्श है, और वॉलंटरी है, इफ्यूजिव है, ओरल है। तो आपको पता है गले में होर्सनेस होती है, हाँ, वो खराश वाला होता है। वॉलंटरी आप जानते हैं जो ऐच्छिक होता है। इफ्यूजिव बहुत जो ओवर इमोशनल हो जाए, कोई बात बहुत व्यक्त करने लगे। फ्लैग्मेटिक का मतलब क्या होता है पहले ये जान लो। जो कॉलरिक का एंटोनिम है ये फ्लैग्मेटिक, या स्प्लेनेटिक का एंटोनिम है। फ्लैग्मेटिक मतलब वो शांत रहता है एकदम, और उसका एंटोनिम देना है हमें, तो इफ्यूजिव हो जाता है, पूरा अपने इमोशंस को व्यक्त करने लगता है। यहाँ पर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन तो इफ्यूजिव होगा, वैसे बहुत कुछ हो सकता है उसका पेचुलेंट हो सकता है, रैश हो सकता है, तमाम चीज़ें हो सकती है। मैनुमिट का क्या है एंटोनिम आपको बताना है। मैनुमिट का मतलब थ्रो, लॉक, प्रॉमिस, एंस्लेव। तो मैनुमिट का मतलब क्या होता है? मैनुमिट का मतलब होता है कि इसका एंटोनिम देना है, ध्यान रहे। मैनुमिट का मतलब होता है, अब आपको बताना है। मैनुमिट का मतलब होता है स्लेव, मतलब सेट फ्री, किसी को फ्री छोड़ देना। तो ओल्ड इंग्लिश का है, तो यहाँ पर उसके गुलाम बनाना हो जाएगा, एंस्लेव हो जाएगा, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। लाइवली का मतलब आप जानते हैं, लाइवली का मतलब बहुत जोशीला हो, जो मतलब एकदम फुल ऑफ एंथुजियाज्म हो, तो लाइवली कहलाएगा। फिक्टिशियस काल्पनिक होता है। वेन बेकार होता है। कलरफुल रंग बिरंगा होता है। इंसिपिड मतलब निस्तेज, जिसके अंदर कोई जोश ना हो। तो हमें एंटोनिम देना था, तो ये सही हो गया। अपॉर्चून का क्या मतलब होता है आपको पता है? सरप्राइजिंगली एग्रीएबल, क्रूरली बर्थड, बैडली शेप्ड, पुअरली टाइम्ड। अपॉर्चून का मतलब होता है अ गुड टाइम, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पुअरली टाइम्ड इज कॉल्ड अपॉर्चून हो जाएगा हमारा यहाँ पर। पुअरली टाइम्ड जो होगा दैट विल बी कॉल्ड अपो, इसका एंटोनिम हो जाएगा अपॉर्चून का। तो नेक्स्ट देखते हैं पेचुलेंट। आपको पता है किंग लियर वाज अ पेचुलेंट वन। पेचुलेंट का मतलब होता है जिसको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, कई बार बताया। फ्लाइएबल, जो फ्लाइएबल हो, जो फ्लैक्सिबल हो।
और इक्वेबल हो और जो हो। तो पेचुलेंट के लिए एग्जैक्ट वर्ड आपके पास फ्लाइबल बताया जा चुका है। हाँ, फ्लेक्सिबल होता है। अनकाउथ आपको पता है क्या होता है, गंवार जो होता है। हाँ, अब नॉर्मल जो नॉर्मल हो। इक्वेबल का मतलब होता है बहुत ही काम हो, शांत रहने वाला। जो फ्लैग्मेटिक जो होगा वो इक्वेबल हो जाएगा एग्जैक्ट मामले में। तो यहाँ पर हमारा आंसर एंटानिम दे रहे हैं तो ये हो जाएगा, इक्वेबल हो जाएगा। इक्विटेबल नहीं है, इक्विटेबल का मतलब जस्ट होता है, वो ध्यान रखना। चूज द करेक्ट इडियम्स एंड फ्रेजेस। बेकर्स डजन का मतलब वैसे एक डजन में कितने होते हैं, 12 होते हैं। बेकर्स डजन का मतलब कुछ उल्टा ही होगा, तो 13 हो जाएगा। तो 13 की संख्या को बेकर्स डजन कहा जाता है, ठीक है, बेकर्स डजन कहा जाएगा। अब टू हैव फुल हैंड्स का मतलब क्या होता है, टू बी फुली ऑक्यूपाइड, टू बी रिच, टू बी इन लॉट ऑफ ट्रबल्स, टू हैव लीड एन ईजी लाइफ। टू बी फुली ऑक्यूपाइड इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। टू रन अमक मतलब अचानक, ये कल ही बताया था, कल परसों। टू रन रेस, टू रन अबाउट इन फ्रेंची। टू फील एग्जॉस्टेड, एग्जॉस्टेड मतलब पूरा जॉन्ग्ड हो जाना, पूरा एकदम सैग्ड या थका हुआ हो जाना। तो टू रन अबाउट, टू रन टू समबडीज हेल्प। टू मतलब एकदम अचानक भड़क जाना, उन्मादी बन जाना। टू रन अबाउट इन फ्रेंजी, दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। बाई फेयर मीन्स और फाउल मीन्स, तो मतलब इसका मतलब आप जान ही रहे हैं। विदाउट यूजिंग कॉमन सेंस, विदाउट डिफिकल्टी, इन एनी वेज, ऑनेस्ट और डिसऑनेस्ट, आसान सा है तो कोई दिक्कत नहीं है। हार्ड प्रेस्ड का मतलब होता है व्हेन अ राइटर इज हार्ड प्रेस्ड, राइटर्स कम टू गेट, आप जानते हैं, बेविल्डर्ड, इंसल्टेड, हार्ड डिसिप्लिन, इन डिफिकल्टीज। तो यहाँ हमारे पास ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर हो जाएगा हार्ड प्रेस के लिए। तो हार्ड प्रेस के लिए इन डिफिकल्टीज हो जाएगा, इन प्रॉब्लम हो जाएगा। हाँ, टू लुक डाउन वंस नोज एट, तो टू बैक बाइट, टू शो एंगर, टू इंसल्ट इन द प्रेजेंस ऑफ अदर्स, टू रिगार्ड विद हॉफ हेड एंड डिस्प्लेजर आर कंटेंट। तो हमारे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ये हमारा डी सही हो जाएगा। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ फॉरेन एक्सप्रेशन। लिंगुआ फ्रैंका का क्या मतलब होता है, स्वीट लाइफ, वो डोल्चे वाइटा होता है। और लिबर्टी और लेडी का कॉमन लैंग्वेज। तो लेट मी क्लियर माई थ्रोट। तो इट इज़ अ कॉमन लैंग्वेज, लैंगुआ फ्रैंका इज अ कॉमन लैंग्वेज, ठीक है, इट इज़ ए कॉमन लैंग्वेज। मैनो इज़ अ स्पेनिश वर्ड, डिनोट्स इन इंग्लिश। इंग्लिश में इसका क्या मतलब हुआ, विदाउट कॉन्टैक्ट, विदाउट साइड वर्ड्स, फेस टू फेस इन अ कन्वर्सेशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, फेस्टिवल या नन ऑफ दीज। तो मैनो इज, इसका मतलब हो जाएगा फेस टू फेस इन अ कन्फ्रंटेशन। वैसे उसका एक और भी फ्रेज फॉरेन एक्शन, टेट आ टेट बताया गया, आमने सामने फेस टू फेस बैठना, टेट आ टेट, टेटे टेटे नहीं, टेट आ टेट, ये भी आप देख लीजिएगा। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, आपको अल्टरनेटिव चुनना है। फोबिया ऑफ बेदिंग इज कॉल्ड, नहाने से डर को क्या कहते हैं, एब्लूटोफोबिया, हिमेटोफोबिया, पेडोफोबिया और नियोफोबिया। आपको पता है एब्लूटोफोबिया कहा जाता है। हिमेटोफोबिया क्या होता है आप लिख के बताइएगा। पेडोफोबिया बेबीज का डर होता है। नियोफोबिया भी आप लिख के बताइए, ठीक है। फोबिया ऑफ क्राउड इज कॉल्ड ऑक्लोफोबिया, और ऑम्ब्रोफोबिया फियर फ्रॉम रेन होता है। और ये जो है ऑक्लोफोबिया हमारा करेक्ट आंसर, ऑक्लोफोबिया। ये टैबू वर्ड है, वो आप खुद ही देख लीजिएगा, वो गलती से किसी ने डाला होगा तो मैं क्या कर सकता हूँ। फोबिया ऑफ स्लीपिंग का मतलब क्या होता है, फोबिया ऑफ स्लीपिंग इज कॉल्ड हिप्नोफोबिया, माइक्रोफोबिया, लोगोफोबिया। तो जो वर्ड से फियर होता है तो लोगोफोबिया हो जाता है, जिसको शब्द नहीं आता लिथोलॉजी का हो जाता है। हिप्नोफोबिया इज़ द करेक्ट आंसर। माइक्रोफोबिया का मतलब बैक्टीरिया वगैरह से डर या माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डर जो होता है वो ये कहलाता है, ठीक है। वन हु हैज़ पैसन फॉर फायर इज़ नोन एज, तो मोनोमैनिक, अब जो मोनो सिंगल होता है, मैनिक समझ रहे हैं। पायरो, फायर से तो पायरो हो जाएगा हमारा ऑप्शन, ठीक है। Throughout the poem in Paradise Lost, Satan transforms himself in many creatures. Which form is not taken by him? Cherub, fallen toad, serpent. Mouse का वो नहीं लेता, तो mouse करेक्ट आंसर है। एवरी डे बिफोर द फॉल, एडम एंड ईव जो होते हैं वो क्या करते हैं, बिफोर द फॉल एडम एंड ईव क्या करते हैं, तो हंटिंग एंड गैदरिंग फूड्स, कलेक्टिंग फ्लावर्स, टेंडिंग टू द गार्डन ऑफ ईडन, नन ऑफ दीज। तो आर करेक्ट आंसर इज दिस वन। द रीजन ऑफ सेटन्स फॉल माइट बी बेस्ट बी डिस्क्राइब्ड एज इंसेस्ट, लास्ट, ये सब तो था ही, लेकिन सबसे अच्छा जो है हुबरी था। हाँ, अब प्राइड के स्थान पे हुबरी लिखा रहे तब भी आप वही मारिएगा, ठीक है। इंस्पायर्ड बाई सेटन्स विक्ट्री ओवर मैन, सिन एंड डेथ, कंस्ट्रक्ट क्या करते हैं, अ ब्रिज फ्रॉम हेल टू हेवन, अ फनल फ्रॉम एडन टू द गेट्स ऑफ हेल, अ टेम्पल। तो वो क्या करते हैं, एक हेल बनाते हैं, मतलब एक ब्रिज बनाते हैं।
ओ लॉस ऑफ साइट ऑफ दी आई मोस्ट complain blind among enemies, oh worse than chains, dungeon or beggary or discredits work, these lines have been taken from अब ये इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो इसी में है, ठीक है। ये सैमसन एगोनिस्ट की लाइन है। हैंस लोड मेलंकली ऑफ चेरव वैन ब्लैकेस्ट मिडनाइट बॉर्न फ्रॉम विच वर्क ऑफ मिल्टन, दिस लाइन्स हैव बीन टेकन, ये मिल्टन की किस से ली गई हैं, तो इट इज़ फ्रॉम एल एलेग्रो। ओड टू नाइटिंगेल नहीं है, उन्होंने ओ नाइटिंगेल लिखा है, ओ नाइटिंगेल एल एलेग्रो ऑन द सेम, ये जो है हमारा ये है एल एलेग्रो, ठीक है। ऑन द डिस्ट्रक्शन नहीं है जी, ऑन द डिट्रैक्शन है, सॉरी ये टाइपो है, इसको सुधार लीजिए आप लोग। ऑन द डिट्रैक्शन विच फॉलोड अपॉन माई राइटिंग सर्टेन ट्रीटीज फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ, ये डिस्ट्रक्शन नहीं है, डिट्रैक्शन है, आप इसको सुधार लीजिएगा। और ये क्या है, इट इज़ अ ओड, इट इज़ एन ओड, अ ड्रामा, अ सोनेट, प्रोस्टेक्ट, तो इट इज़ अ सोनेट, इतना आपको ध्यान रखना है। Whether the muse or love call thee her mate, both them I serve and for their train am I, ये लाइन किसकी है, और ये लाइन आपको बतानी है। दिस इज अ लाइन फ्रॉम पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रिगेन्ड, ओ नाइटिंगेल, हाउ सून हैज़ होगा, हैज़ टाइम, हाँ, तो वो पूरी लाइन जो है उन्होंने मेरे, तो ये जो है ओड टू नाइटिंगेल एक सोनेट है, ओड टू नाइटिंगेल नहीं, ओ नाइटिंगेल है, तो ये ध्यान रखने की थोड़ा। व्हेन डिड मिल्टन राइट हिज सोनेट ओ नाइटिंगेल, तो वैसे बात किया जाए टेक्निकली तो ये 1630 में ही आया था, तो आप ये कह सकते हैं अर्ली पोएम्स में थे, तो ये 16 बता ही दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। ओ नाइटिंगेल का व्हाट इज़ द राइमिंग स्कीम ऑफ सोनेट ओ नाइटिंगेल, मिल्टोनिक सोनेट का राइम स्कीम थोड़ा सा है, डिफ़र करता है, तो अब आपको पता है इसमें कोई सही मैच ही नहीं कर रहा है, तो यही मैच कर रहा है, ए बी बी ए सी डी सी डी सी डी, ये इसका राइम स्कीम है। पोइटिक सन ऑफ मिल्टन, किसने अपने आप को पोइटिक सन ऑफ मिल्टन कहा, और ये जॉन ट्राइडन, विलियम ब्लेक, पी.बी. शेली, जॉन कीट्स, इसमें बड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है क्योंकि जॉन ट्राइडन ने कहा है मिल्टन को पोइटिक सन ऑफ स्पेंसर कहा है, तो उसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। विलियम ब्लेक ने खुद को कहा था ये बात, और जॉन ट्राइडन ने पोइटिक सन ऑफ स्पेंसर कहा है मिल्टन को, ठीक है। सेटन इज़ द ट्रू हीरो ऑफ पैराडाइज लॉस्ट एंड इट्स गॉड इज़ ईदर डल और विकेट, दो लोगों ने बड़ी क्रिटिसाइज़ किया है सेटन को, एक तो ब्लेक ने कहा कि ब्लेक ने हीरो माना है, और सेली ने भी यही डिफेंस ऑफ पोइट्री में यही बात कही है कि जो सेटन है उसके अंदर हीरो, ट्रू हीरो वही है, तो ये बात पी.बी. शेली ने कही है, ठीक है। ग्रैंड एंड ब्यूटीफुल एफर्ट्स हु सेड अबाउट पैराडाइज लॉस्ट, तो पैराडाइज लॉस्ट के बारे में ब्यूटीफुल एफर्ट्स किसने कहा, कीट्स, शेली, लैमर्टिन, हैजलिट। दरअसल ये कीट्स ने कहा था, लेकिन कीट्स ने ये नहीं कहा था, कीट्स ने ये कहा था ब्यूटीफुल एंड ग्रैंड क्यूरियसिटी कहा था, तो उसी से मिलता जुलता ये बना देते हैं, ब्यूटीफुल एंड ग्रैंड क्यूरियसिटी कहा था उन्होंने। ब्यूटीफुल मतलब उन्होंने ये फेल किया, मतलब वो इतना प्रभावित थे को हाइपीरियन लिखने लगे, बाद में उन्होंने इसलिए छोड़ दिया कीट्स ने कि इट इज़ टू मच मिल्टोनिक। हाँ, ब्यूटीफुल एंड ग्रैंड क्यूरियसिटी कहा था उसे, ग्रैंड क्यूरियसिटी, तो उसी आधार पे आप ग्रैंड एंड ब्यूटीफुल एफर्ट्स भी कहा है, आप ये भी कह सकते हैं। चूज द करेक्ट आंसर ऑफ एक्टिव एंड पैसिव, रतन इज परफॉर्मिंग एन एक्सपेरिमेंट जब कंटिन्यूस में है तो बीइंग रहेगा। अब देखो बीइंग किस में है, तो ये है एन एक्सपेरिमेंट इज बीइंग परफॉर्म बाई रतन, तो सही हो जाएगा, ईजिएस्ट ऑफ द ईजी है। काइंडली ऑफर योर रिमार्क्स, तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस का है, तो पहले बात यू आर रिक्वेस्टेड, जब ये प्रेजेंट में है तो यू आर रिक्वेस्टेड होगा, यू हैव बीन रिक्वेस्टेड टू ऑफर योर रिमार्क, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू ऑफर योर रिमार्क्स इज द करेक्ट वन, ठीक है। बी सेल राइट अ नॉवेल का पैसिव क्या होगा, a novel will be written by us, a novel will have been written by us, a novel would be written by us, a novel is written by us, तो a novel will be written by us, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, आसान सा सवाल था। इसको इनडायरेक्ट आपको देखना है, तो फाइंड आउट द करेक्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। हैव यू फिनिश्ड योर वर्क, अहमद आस्क्ड विनोद, तो अहमद आस्क्ड विनोद वेदर ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क, ये आसान सा सवाल है, तो आप इस पे जा सकते हैं। विनोद आस्क्ड अहमद whether he had finished, sorry, whether have you finished your work ना, whether he had, sorry इसको देखना पड़ेगा। विनोद asked अहमद whether अहमद had finished their work, विनोद asked अहमद whether had finished work, विनोद asked अहमद whether he had finished his work, तो ये सही होगा। देखिए ये थोड़ा सा जल्दी में आप काम मत करिएगा, तो उसका प्रोनाउन ये विनोद asked अहमद whether he had finished his work, ठीक है।
आर यू द मैनेजर, आई सेड, तो आई आस्क्ड वेदर ही वॉज द मैनेजर, आई आस्क्ड वेदर ही वॉज द मैनेजर, तो ये सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन। तो इसमें कोई लॉजिक नहीं था, आसान सा था। और ये फाइंड आउट द करेक्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग, द लाइन ब्लिस वॉज इट इन डेड नॉट टू बी लाइव बट टू बी यंग वॉज वेरी हेवन, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, यहाँ पहले से हाईलाइट कर दिया गया आंसर ही। हाँ, मैं ये वर्ड्सवर्थ की है, कोई दिक्कत नहीं है। दरअसल ये फ्रेंच रेवोल्यूशन पोएम का है जो 1804 में उन्होंने लिखी थी, पब्लिश हुई थी, कॉलेज ने पब्लिश करी थी 1810 में। लेकिन इसके पहले जो प्रिलूड में जो था, प्रिलूड के बुक 11 में ये लाइन कही गई, उसका प्रिलूड की बुक 11 का एक एक्सट्रैक्ट है फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, सर ये प्रिलूड में कहा गया कि इसमें कहा है, दोनों में कहा गया, पहले प्रिलूड में कहा गया, उसके बाद एक पोएम के रूप में ही, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। हु हैज़ सेड इट, वन इम्पल्स फ्रॉम अर्नलवुड में टीच यू मोर देन ऑल द सेजेस कैन, तो ये लाइन तो आप जानते हैं। तो किसकी है, टेबलटन की है। टेबलटन लिखा किसने है, वर्ड्सवर्थ ने लिखा है। तो ये आपको आसान सा सवाल है। द वर्ड शी गेव मी आइज, शी गेव मी ईयर्स एंड हम्बल केयर्स एंड डेलिकेट फियर्स, तो ये मतलब किसके लिए कहा गया है, तो ये टिंटन एबी की लाइन है, डोरथी वर्ड्सवर्थ के लिए उन्होंने कहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। द प्रिलूड वॉज रिटन इन, प्रिलूड कब लिखा गया था, 1805 में लिखा गया था भाई। पब्लिश कब हुआ फाइनली आप लोग को बताना है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और अवाई, उसके बाद क्या है, अ वायलेट बाई अ मॉसी स्टोन हैड हिडन मी हिडन फ्रॉम द आई, हाफ क्या है, अ वायलेट बाई अ मॉसी स्टोन हाफ हिडन फ्रॉम द आई, फ्रॉम द हाफ हिडन फ्रॉम द आई, फेयर इज ए स्टार व्हेन ओनली वन इन द स्काई, आगे की लाइन है। तो ये किसकी लाइन है, इसमें तो पोएम ही नहीं दिया है, वो टू ड्यूटी की नहीं है, इसकी भी नहीं है, इसकी भी नहीं। लूसी पोएम्स के कलेक्शन जो 5 पोएम्स थे उसमें एक पोएम थी सी ड्वेल्ट अमंग द अनट्रॉडन वेज, उसकी ये लाइन है। तो या लूसी पोएम्स सही आंसर आप जा सकते हैं, क्योंकि उस 5 कलेक्शन है, 5 कौन सी पोएम है वो बता दीजिएगा, उसमें किसको एक्सक्लूड किया गया था ये भी आप बता दीजिएगा। मैंने बताया है। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ 4 एजेज ऑफ पोइट्री एज डिस्क्राइब्ड बाई टॉमस लेप्पिकॉक, उन्होंने एक एशे लिखा था, उसमें पोइट्री की 4 एजेज बताई थी। तो क्या बताया था, सिल्वर गोल्ड ब्रास आयरन बताया था, गोल्ड सिल्वर ब्रास आयरन बताया था, या आयरन गोल्ड ब्रास सिल्वर। सबसे पहला ट्रिक यही जान लो, सबसे पहले उन्होंने आयरन बताया था, फिर गोल्ड बताया था, फिर सिल्वर बताया था, लास्ट में ब्रास। आयरन और आयरन पहले, ब्रास लास्ट में, उसके बाद गोल्ड और सिल्वर साइड बाई साइड। तो ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। ये टेक्निकल सवाल है, ये पूछा भी जा सकता है, नहीं भी पूछा जा सकता है, लेकिन पूछा जाएगा आप आसानी से कर लेंगे। वर्ड्सवर्थ बिफोर हिज डेथ रिजाइडेड एट, तो कहाँ रहते थे, डब कॉटेज, ग्रासमेयर पर्सनेज, अलन बैंक, इट वॉज रिडल माउंट। ठीक है, ये रिडल माउंट था। वर्ड्सवर्थ टिंटन एबी क्या है, टिंटन एबी ड्रामेटिक मोनोलॉग है, ड्रामेटिक एपिक है, ड्रामेटिक लिरिक है। तो ड्रामेटिक मोनोलॉग में क्या होता है, स्पीकर अपने आप को रिवील नहीं करता है, वो पोइट खुद नहीं होता है, लेकिन ड्रामेटिक लिरिक में पोइट खुद हो सकता है। तो जैसे यहाँ पर ये ड्रामेटिक लिरिक है। हाँ, अब कई किताबों उसको ड्रामेटिक मोनोलॉग लिख दिया है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, है नहीं टेक्निकली। ठीक है, लॉयल्टीज क्रिस क्रॉस ईच अदर इज अ डायलॉग इन अ प्ले, वो लॉयल्टीज़ कहे तो गाल्जवर्दी लिखे हैं, तो यहाँ पर हाईलाइट हो गया है, कोई दिक्कत नहीं। हु सेड पोइट इज अ मैन स्पीकिंग टू मैन, किसने कहा, ये बात कौन कह सकता है, ये भी आसान है। विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहाँ कहा, ये लिख के बताएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। और अपना स्कोर जरूर साझा करिएगा, आप कितना स्कोर कर रहे हैं। और पेपर का लेवल जानबूझ के टफ नहीं बनाया गया है, आपके लेवल से बनाया जा रहा है, तो आप इसको कह सकते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज द इंटरप्रेटर ऑफ नेचर इन मेनी मूड्स, तो भाई टिंटन एबी को आप पढ़ते हैं तो 3 मूड्स को उन्होंने दिखाया है, बचपन, जवानी और स्पिरिचुअलिस्टिक एज वाला जो दिखाया है। तो ये वर्ड्सवर्थ ही हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। हु अमंग द फॉलोइंग इज अ रोमांटिक पोइट, ईजीएस्ट ऑफ द ईजी, तो अब आप कह दो कि शेक्सपियर हैं तो शेक्सपियर थोड़ी ना हो जाएंगे। हाँ, तो ये वर्ड्सवर्थ है। ठीक है, वुडहाउस नहीं है। द फ्रेज बिलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ इज एसोसिएटेड विद, तो ऐसे नाम तो आसानी से, ये ऐसे सवाल गलत नहीं होने चाहिए आपके। द मूवमेंट रिटर्न टू नेचर हैज़ टू डू विथ, किस एज से लेना है रिटर्न टू नेचर, तो ये रोमांटिक एज से लेना है। ठीक है, रोमांटिक एज। व्हेन डिड वर्ड्सवर्थ डाई, ये सब बात सवाल आसान सवाल है। 1850। फाइंड आउट द करेक्ट वन वर्ड सब, टू डिप्राइव अ थिंग ऑफ इट्स होली करेक्टर, उसको, हालांकि इसमें कॉन्सेक्रेट का मतलब होता है पवित्र करना, सेक्रिलेज का मतलब कुछ नेगेटिव बात करना। सेक्रिलेज और डेसिक्रेट एकदम सिनोनिम है, तो लेकिन यहाँ पर डेसिक्रेट पे हम जाएंगे, तो डेसिक्रेट इज़ द करेक्ट आंसर। ब्लास्फेमी का मतलब होता है ईश्वर निंदा, तो अ मैन विथ प्रेजुडिस्ड व्यूज अगेंस्ट रिलीजन, जो रिलीजन को लेकर के बहुत ही बायस्ड रहता है, उन्मादी टाइप का रहता है कि मेरा धर्म ज़्यादा अच्छा है। हाँ, तो एकदम वैसे वो फैनेटिक और उन्मादी होता है,
और बिगट का भी मतलब होता है वन हु थिंक्स दैट हिज कंट्री इज़ बेटर देन। तो यहाँ पर रिलीजन की बात है तो फैनेटिक हो जाएगा। फैनेटिक रिलीज वो जो फैनेटिक कम्युनल फैनेटिसिज्म एक शब्द आता है, उसी से आप जोड़ सकते हैं। द स्कूल और कॉलेज इन विच वन हैज़ बीन एजुकेटेड, तो अगर आप मैटिनी का मतलब दोपहर का शो होता है। एलुमनाई पुराने ओल्ड स्टूडेंट्स वगैरह होते हैं, पूरा छात्र होते हैं। काल्विन एक चर्च से रिलेटेड एक राइटर का नाम है, मतलब चर्च सुधार से रिलेटेड काल्विनिज्म का कॉन्सेप्ट आया था। अल्मा माटर उसको कहा जाता है, योर ओल्ड स्कूल और कॉलेज। वन हु डिजर्ट्स हिज रिलीजन इज कॉल्ड रेनिगेड। रेनिगेड ऑप्शन में नहीं है, तो डिजर्टर है, अपोस्टेट है, फैनेटिक है, टर्नकोट है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपोस्टेट हो जाएगा, उसको रेनिगेड भी बोलते हैं। ठीक है। मेडिसिन विच लेसन्स पेन, मेडिसिन विच लेसन्स पेन हो गया, लेसन्स पेन। तो बाम तो सर दर्द का, पेंशिया एंटीबायोटिक वो रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली होती है, यहाँ पर एनोडाइन हो जाएगा। ठीक है। आयरीन इज अ फेमस कैरेक्टर ऑफ फोर्साइट सागा। फोर्साइट सागा वॉज पब्लिश्ड इन 1922। आसान से सब कुछ सवाल हैं। द अबॉर्टिव लव अफेयर ऑफ जॉन एंड फ्लियर अकर्ड इन विच प्ले ऑफ जॉन गल्सवर्दी। तो ये जो है आज कल किसी ने मुझे लिखा था ना, कुछ सवाल पूछा था इससे, तो मैंने लिख के बताया, देख लीजिएगा भाई, ईमेल कर दिया था मैंने। अब सबका ईमेल नहीं कर सकता ना, 17 लोग ईमेल करोगे तो छोटे छोटे सवाल पे खुद कर लिया करो ऐसी चीज़ें। अबॉर्टिव लव अफेयर ऑफ जॉन फ्लियर अकर्ड इन विच प्ले ऑफ जॉन गल्सवर्दी। तो ये किस में है, ये जस्टिस में है, इन चांसरी में है, पिजन में है, इट इज़ इन टू लेट, ये टू लेट में है। अ मॉडर्न कॉमेडी इज बाय जॉन गल्सवर्दी। ये क्या है, ये कलेक्शन ऑफ पोएम्स है, इंसाइक्लोपीडिया है, ये ट्रिलोजी है। सोम्स इन फोर्साइट सागा प्रेजेंटेड एज इज प्रेजेंटेड एज ट्रेजिक हीरो, कॉमिक हीरो, ट्रेजिक हीरो है भाई, वो ट्रेजिक हीरो है, तो कोई दिक्कत नहीं है। स्वान सॉन्ग वॉज रिटन इन बाय गल्सवर्दी एंड पब्लिश्ड इन 1928। ये कुछ फैक्चुअल सवाल हैं ऊपर। फेथ ब्लाई इज ए कैरेक्टर इन विच ऑफ द फॉलोइंग, एक दिन पूरा डिटेल बताया था इसको। उस प्ले का बहुत उतना पॉपुलर नहीं था। विंडोज में है। प्रॉमिस्क्यूअस लेडी रहती है जो प्रेग्नेंट रहती है और अपने 2 दिन के बच्चे को मार देती है। हु इज़ द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द आइलैंड फेरिसीज। आइलैंड फेरिसीज का प्रोटैगनिस्ट कौन है, तो रिचर्ड हुगर, तो टॉमस मैनी सब राइटर हैं। रिचर्ड सेल्टन है, टॉमस सेल्टन ऐसा कोई है नहीं, तो आप रिचर्ड सेल्टन का। फ्रेटर्निटी बाय गल्सवर्दी वॉज स्टार्टेड अंडर द टाइटल शेडोज ट्री हायर ब्रांचेज। इट वॉज शेडोज से था, ये आप देख सकते हैं। एंड ऑफ द चैप्टर इज ट्रिलॉजी बाय गल्सवर्दी पब्लिश ड्यूरिंग द पीरियड। ये इस पीरियड में पब्लिश हुआ था, और थोड़ा मैं जल्दी में हूँ, अब तो जल्दी कर रहा हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द थर्ड ट्रिलॉजी बाय गल्सवर्दी। द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, तो वो पहली ट्रिलॉजी का हिस्सा है, उसका फर्स्ट नॉवल है वो। मैन इन वेटिंग, फ्लावरिंग, विल्डरनेस, वन मोर रिवर, तो ये जो है ओवर द रिवर भी इसका नाम है। तो ये सब तो थे, यही नहीं था। ठीक है। थर्ड ट्रिलॉजी का हिस्सा मैन ऑफ प्रॉपर्टी नहीं है, फर्स्ट फोर्साइट सागा का फर्स्ट वो है, मतलब 3 नॉवेल्स एंड 2 इंटरल्यूड जो था, मतलब फर्स्ट नॉवेल ऑफ फोर्साइट सागा इज़ द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, जिसमें 3 नॉवेल्स और 2 इंटरल्यूड्स है, वो आप लिख के बता सकते हैं। करेक्शन बताना है। ही वेरी प्रॉम्प्टली विड्रॉ, जब विड्रॉ द रिमार्क्स मेड बाय हिम, तो पास्ट में है तो विड्रॉ का विड्रू हो जाएगा। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, विड्रू हो जाएगा। ही वोंट रिटर्न द मनी दैट ही बारोड बिल ही। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, अगर आप इंटरनेट वगैरह पर चेक करेंगे तो कोई गलती नहीं है पाएंगे इसमें, लेकिन इसमें मैं बता दूं, इसमें एक गलती है। गलती ये है कि फ्यूचर में है, तो यहाँ पर ही हैज़ बारोड होना चाहिए। हाँ, तो आप अपना ही वोंट रिटर्न मनी दैट ही हैज़ बारोड बिल ही, तो ये जो है करेक्ट आंसर यहाँ पर ही हैज़ बारोड होना चाहिए। बाकी आपकी अपनी चॉइस है। नन ऑफ माई फ्रेंड्स, नन ऑफ के बाद यहाँ पर सिंगुलर होना चाहिए। नन ऑफ माई फ्रेंड्स इज अप्लाइंग फॉर द जॉब, ये कह सकते हैं। ब्रेड एंड बटर दोनों मिल के एक बता रहे हैं, तो ये नो एरर है, कोई गलती नहीं है इसमें। द फ्यूचर इज येट टू कम बट यू हैव अ राइट टू सेप, सेप के बाद ऑब्जेक्ट आना चाहिए। इट यहाँ पर मिसिंग है, तो इट होना चाहिए। आई फिनिश माई वर्क बिफोर वी रीच्ड, तो आपको पता आई हैड फिनिश्ड माई वर्क होगा। अब बिफोर वाला द डॉक्टर है, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम वाला कॉन्सेप्ट आप याद कर लीजिए। आई हैड फिनिश्ड माई वर्क हो जाएगा। एन एलेबोरेट फॉर्म ऑफ कोर्ट एंटरटेनमेंट दैट कंबाइंस पोएटिक ड्रामा, सॉन्ग, डांस। अब इसको क्या कहते हैं, बैलेट कहते हैं, कोरस कहते हैं, मास्क कहते हैं, बैलेडी कहते हैं, तो इट इज़ मास्क, इट इज़ मास्क। एंटी मास्क वॉज अ फॉर्म डेवलप्ड बाई, मास्क और एंटी मास्क दोनों एक ही व्यक्ति ने किया था डेवलप, बेन जॉनसन ने किया था, आप कह सकते हैं। मेलोड्रामा वॉज फेमस स्पेशली, कई एज में था, लेकिन स्पेशली इट वॉज अ इसेंशियल फीचर ऑफ जैकोबिन पीरियड, रोमांटिक पीरियड, विक्टोरियन पीरियड, नन ऑफ दिस, तो इट वॉज विक्टोरियन पीरियड। मैंने लिखा है एम एच अब्रम्स को जब लिखा रहा था। एम एच अब्रम्स का सीधा सवाल है, हु कॉइन द टर्म मेटाफिजिकल, मेटाफिजिकल शब्द को किसने कॉइन किया था, तो ये कई बार बताया था। मोस्ट हीट्रोजीनियस आइडियाज आर योक्ड बाय वायलेंस टुगेदर, किसने कहा था, ये सैमुअल जॉनसन ने कहा था, इन्होंने कॉइन भी किया था।
दरअसल सबसे पहले ड्राइडन ने कहा था डन अफेक्ट्स मेटाफिजिक्स इन डिस्कोर्स कंसर्निंग सटायर 1693 में जो लिखा था उन्होंने, तो ये कह सकते हैं। यहाँ पर ये लिखा है वो गलत लिखा है, ये यही पर अ मीटर इज बता दिया इज रिकरिंग्स इन रेगुलर यूनिट्स ऑफ अ प्रोमिनेंट फीचर इन द सीक्वेंस ऑफ स्पीच साउंड अपर लैंग्वेज, तो यहाँ पर मीटर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अ स्ट्रेस फॉलोड बाई एन स्ट्रेस्ड सिलेबल इज कॉल्ड, उसको टॉकिक कहते हैं। आयम्बिक क्या अनस्ट्रेस फॉलोड बाई स्ट्रेस होता है, हाँ। तो एन अलेक्जेंड्रिन क्या होता है, हेक्सामीटर जो होता है 6 लाइन का होता है, तो 7 आयम्बिक फिर हेप्टामीटर हो जाएगा, हाँ। 5 आयम्बिक पेंटामीटर हो जाएगा। ये 6 आयम्बिक फिट जो होता है वो हेक्सामीटर होता है, अलेक्जेंड्रिन कहते हैं। स्प्रंग रिदम वॉज इन्वेंटेड बाई जी एम हॉपकिंस, चासर, रेन एंड मार्टिन, टॉमस कैरे। तो रेन एंड मार्टिन तो हो ही नहीं सकते, हाँ। जी एम हॉपकिंस, दरअसल रेन एंड मार्टिन जो ग्रामर लिखी वो अच्छी लिखी थी, बाद में जो रिवाइज हुई है उसमें बहुत सारे कई डिस्क्रिपेंसीज उसमें भी आ गई हैं, और कुछ इनएडवर्टेंटली डिस्क्रिपेंसीज आ जाती है उसमें, राइटर का या पब्लिशर का इंटेंशन नहीं रहता, वो आ ही जाते हैं टाइपोज कुछ। विच इज़ बेस्ड ऑन नॉवेल, बाइबल पे क्या होता है, मेरिकल प्लेज इज बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ सेंट्स, मिस्ट्री प्लेज इज बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ क्राइस्ट इज बैक ऑफ बाइबल, तो मिस्ट्री प्लेज आप कह सकते हैं इसको। A variety of short stage entertainment such as secular farce and bitty dialogue is called, उसको क्या कहते हैं, इंटरल्यूड्स कहते हैं, हाँ। उसको इंटरल्यूड कहते हैं, ड्रामा नहीं कहते। मेक इट न्यू, अ फ्रेज लाइक अवांट गार्ड वॉज कॉइंड बाई, मेक इट न्यू का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, एज अपॉन बेंडेटो क्रोचे। बेंडेटो क्रोचे को अब आप हिंदी से एम होंगे तो जरूर पढ़ेंगे। क्रोचे का अभिव्यंजनावाद पे जो टिप्पणी लिखने के लिए आती थी, तो यह बीए में है, तो क्रोचे पढ़ा जाता है, क्रोसे नहीं पढ़ा जाता है। ईस्थेटिसिज्म जो होता है ना, उसी को हिंदी में अभिव्यंजनावाद बोलते हैं, तो अब तो आप समझ गए हैं। तो बेंडेटो क्रोचे का संबंध ईस्थेटिसिज्म से है, तो यहाँ पर इसका संबंध एजरा पाउंड से, एजरा पाउंड इज द करेक्ट आंसर। रोला बाथ होना चाहिए, बॉस नहीं, रोला बाथ है, तो ये बार्थीज है, रोला बाथ होना चाहिए, एक टाइपो है। और क्या सिग्निफाइज एन स्टोरी और प्लॉट वेदर ट्रू और इन्वेंटेड, तो जो मिथ होता है, मिथ यही करता है, तो हमारा आंसर मिथ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। नेगेटिव कैपेबिलिटी वॉज इंट्रोड्यूस बाई, ये ईजी पेपर है, बता दे रहा हूँ, कुछ ईजी भी दे दूँ नहीं तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। हु अमंग द फॉलोइंग पोइट्स, लेकिन इतना भी ईजी नहीं है, आपके लेवल का ही है। हु अमंग द फॉलोइंग पोइट्स बिलोंग टू द फ्लेसी स्कूल ऑफ पोइट्री, तो जो मतलब फ्लेसी स्कूल ऑफ पोइट्री जो प्री रेफलाइट ब्रदरहुड्स थे, उनको फ्लेसी स्कूल ऑफ पोइट्री टॉमस मेटलैंड नाम से रॉबर्ट बुचनैन ने किया था। डिजीरोसिटी वॉज द मेन टारगेट, यहाँ आंसर हाईलाइटेड है, कोई दिक्कत नहीं है। इट इज़ नॉट फनी टू बी इन प्रिजन फॉर अ ईयर, नेगेटिव के माध्यम से अफर्मेटिव मत कहना, ये कौन सा, पैरालिप्सिस, पेरिफ्रेसिस, यूफिमिज्म, लाइटोटीज, तो यहाँ पर हमारा लाइटोटीज ऑप्शन है। तो माई सेल्फ नॉट लीस्ट बट ऑनर्ड, ये 2 बार और पूछ चुका हूँ, तो इसमें लाइटोटीज है, फिगर ऑफ स्पीच। चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन इज कॉल्ड, इसको क्या कहा जाता है, ये क्या है भाई, पेरिफ्रेसिस है नहीं, प्रोलेप्सिस है नहीं, ये एपिग्राम है। और चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन पे जी एम हॉपकिंस ने इसको रिटेलिएट करके लिया गया, हाउ कैन ही बी, चाइल्ड इज़ द फादर, उन्होंने एक पोएम लिखी जो उनके मरने के बाद पब्लिश हुई, चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन, उसकी लाइन है हाउ कैन ही बी, तो इससे सहमत नहीं थे। तो जी एम हॉपकिंस अगर ये पूछे कि इन रिस्पॉन्स टू चाइल्ड ऑफ द फादर वर्ड्सवर्थ चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन हु रोट अ पोएम, तो जी एम हॉपकिंस हो जाएंगे, याद कर लेना, एक एडिशनल सवाल है, मतलब इन रिस्पॉन्स टू वर्ड्सवर्थ चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन हु रोट अ पोएम, तो वो जी एम हॉपकिंस है, ठीक है। द फैमिली इज़ प्राउड ऑफ इट्स गोल्ड एंड सिल्वर, यहाँ पर गोल्ड और सिल्वर का मतलब रिचेज एंड वेल्थ है। पार्ट फॉर द होल फॉर द पार्ट का कॉन्सेप्ट सिनेक्डकी में है, आंसर हाईलाइटेड है, कोई दिक्कत नहीं है। और दरअसल हाईलाइटेड वाला कहीं भेजना था, उसे मैंने भेज दिया है, तो इसलिए ऐसा हो गया। एपिक सिम्बली इज आल्सो नोन एज, एपिक सिम्बली को क्या कहा जाता है भाई, होमरिक सिम्बली भी कहा जाता है, हाँ, तो उसे होमरिक सिम्बली कहा जाता है, चौसेरियन सिम्बली नहीं कहा, एक शेक्सपियरियन मिल्टोनिक नहीं होता, मिल्टन ही भले यूज किया, इट इज़ होमरिक सिम्बली। 125 क्वेश्चन रहे, इसमें आप अपना स्कोर जरूर बताइएगा, और जो डाउट्स हैं मैंने वो डाउट्स कुछ क्लियर कर दिए हैं, और शुरू में ही क्लियर कर दिए हैं, बाकी आपकी अपनी स्वेच्छा है, आप कुछ भी कर सकते हैं। अपना स्कोर, ये हमारा क्लोन नंबर 5वां है, सब कुछ ठीक रहा तो कल एक और क्लोन मिल जाएगा, परसों एक और क्लोन मिल जाएगा, एग्जाम के पहले दिन तक आपको क्लोन मिलते रहने की संभावनाएँ हैं, अगर बारिश तेज ना हुई तो। थैंक यू।